जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। नमस्कार। संत रैदास की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का आज इस शोध पत्र की प्रस्तुतिकरण में स्वागत करता हूँ। इस शोध पत्र और इसकी प्रस्तुति के मूल्यांकन के लिए हमारे समक्ष उपस्थित प्रोफेसर भीम सर का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है जाति प्रथा का उन्मूलन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि। इस शोध पत्र को मैंने 4 अध्यायों में बांटा है। पहले अध्याय में मैंने बात की है जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे और उनसे पहले भी कौन कौन से सिद्धांत इस बारे में आए थे। दूसरे अध्याय में मैंने बात की है कि जाति प्रथा के विनाश के संबंध में विभिन्न दृष्टियों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे, जो उस समय चाहे वो आर्य समाजी दृष्टिकोण हो, चाहे समाजवादी दृष्टिकोण हो जो चल रहा था उनके समकालीन, उन पर उनके क्या विचार थे, इस बिंदु को दूसरे अध्याय में रखा है। तीसरे अध्याय में मैंने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या सुझाव दिए हैं, उनका अपना दृष्टिकोण क्या था, वो क्या बताते हैं, इन बिंदुओं को मैंने अध्याय 3 में रखा है। और चौथे अध्याय में मैंने वर्तमान समय में जब हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है तब हम क्या उपाय अपना सकते हैं, इस बिंदु को चौथे अध्याय में शामिल किया। उसके बाद उपसंहार। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जाति प्रथा हमारे समाज में प्राचीन काल से ही चिंता का विषय रही है। इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन 20वीं सदी में जो इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रखर जो आवाज़ उठाई गई, सबसे ज़्यादा जातिवाद पर जिस व्यक्ति ने प्रहार किया, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने न केवल जाति व्यवस्था का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया, बल्कि जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने वास्तविक सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत किए। मैं उन चीज़ों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा परिचय मैंने प्रस्तावना में दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो मैं वहीं से दोहराता हूँ कि बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ, हिंदू समाज की जो अछूत जाति मानी जाती है। वो उन्होंने अपने जन्म काल से लेकर अपने पूरे जीवन में जातिवाद के दंश को झेला है, और जो जातिवाद की पीड़ा, कष्ट, अनुभव उनके जीवन में रहे हैं, उन अनुभवों को उन्होंने हथियार बनाया है और जातिवाद पर कठोर और सबसे ज़्यादा प्रहार किया है। उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम है जाति प्रथा का उन्मूलन। दरअसल ये निबंध नहीं था, एक भाषण था जिसको उन्होंने तैयार किया था। जात पात तोड़क मंडल ने उनका एक आयोजन कर रही थी समिति, तो उस आयोजन में उनको अध्यक्ष के तौर पर बुलाया गया था और उन्हें ये स्पीच देनी थी। लेकिन बाद में कुछ कारणों के चलते उनको उस कार्यक्रम में ना बुलाने का फैसला किया गया, और उसके बाद फिर बाबा साहब ने उस भाषण को प्रकाशित करवाने की सोचा, और फिर आज हम उसको निबंध के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। तो इस तरीके की जो रूपरेखा है, यानी कि इस जो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जो प्रयास किए हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वो आधुनिक संदर्भ में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शोध का विषय मैंने इसलिए रखा कि उनकी जो दृष्टिकोण है जाति प्रथा को लेकर के, वो आज हमारे वर्तमान संदर्भ में हम उनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उनको समझना क्यों आवश्यक है। इसलिए ये शोध पत्र का मैंने जो शीर्षक है उसको अपना विषय बनाया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। जैसे बाबा साहब थे तो वो समाज सुधार को राजनीतिक सुधार से वरीयता देते थे। उनका मानना था कि समाज सुधार पहले ज़रूरी है, राजनीतिक सुधार अगर मिल भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि समाज सुधार हम कर पाएँ या सभी को समानता का अधिकार दे पाएँ। उनका मानना था कि समाज सुधार यदि होता है, सब लोग समानता स्वतंत्रता का जब व्यावहारिक हम वितरण कर देते हैं या सबको समान समझ लेते हैं, तब हम वास्तव में राजनीतिक सत्ता या जो भी राजनीतिक सुधार हैं उनका सुख भोग पाएंगे। अब उनकी इस दूरदर्शिता को हम देख सकते हैं कि आज 78 साल बाद भी जब हमारे पास राजनीतिक सत्ता है,
राजनीतिक सुधार हम कर चुके हैं, अपनी संवैधानिक व्यवस्था हम लागू कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 78 साल बाद भी जातिवाद की घटनाएं हमें देखने को मिलती। तो उनका उस समय ये कहना आज वर्तमान में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे लिए प्रासंगिक नज़र आ रहा है। तो इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए मैंने इस शोध पत्र को आगे बढ़ाया है। अब सबसे पहले चलते हैं हम पहले अध्याय में, जिसमें जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास के संबंध में बात की गई है। जाति प्रथा की उत्पत्ति को लेकर के समाजशास्त्र के विद्वानों ने भी बहुत सारे मत दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। जैसे प्रजातीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, भौगोलिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। लेकिन बाबा साहब का मानना है ये सिद्धांत सभी अधूरे हैं, ये ऊपरी बातें करते हैं, जाति व्यवस्था के मूल कारण को नहीं पहचान पाते। जैसे कुछ उदाहरण मैंने इस शोध पत्र में उन सिद्धांतों का हवाला दिया है और समीक्षा भी की है। मैं यहाँ पर दो सिद्धांतों का उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे प्रजातीय जो सिद्धांत है, प्रजातीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें रिजले कहते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति प्रजातीय विभेद के कारण हुई। उनका मानना है कि इंडो आर्यन जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ की जो सभ्यता थी या यहाँ के जो लोग थे उनको हराया और इस तरह से जाति का निर्माण हुआ, और फिर उनसे जो शादी की तो तमाम तरह की जातियाँ बनाई गई। अब ये जब हम इस दृष्टिकोण को देखते हैं, सिद्धांत को देखते हैं, तो हमारे सामने ये बात आती है कि आज हम जो जाति व्यवस्था देख रहे हैं उसमें प्रजातीय भेद कहाँ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें अपना तर्क देते हैं कि जो पंजाब का ब्राह्मण है और पंजाब का दलित है या कोई भी समाज का व्यक्ति, उनमें प्रजातीय भेद क्या है? वो सभी एक ही प्रजाति के हैं। और अगर जाति एक ही प्रजाति के लोगों से बनी हुई है तो फिर पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मण में समानता होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, बल्कि मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के दलित में समानता है प्रजातीय रूप से। तो इस तरीके से वो तर्क देते हैं। तो ये सिद्धांत अपने आप में खंडित नज़र आते हैं। दूसरी बात ये है कि जो नृजाति विज्ञान के विद्वान हैं वो मानते हैं कि भारत में कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो अन्य प्रजातियों का जिनमें मिश्रण ना हो, यानी कि शुद्ध रूप से कोई भी प्रजाति बची नहीं है जिसमें मिश्रण ना हो। तो इस तरीके से वो खंडन करते हैं। अब जैसे व्यावसायिक सिद्धांत है, वो ये कहता है कि जातियां व्यवसाय के आधार पर बनी, विभिन्न वर्ग थे जो व्यवसाय करते थे, बाद में ये जातियों में तब्दील हो गए। लेकिन व्यवसाय केवल भारत में ही, ये व्यावसायिक वर्ग केवल भारत में ही नहीं थे, अन्य देशों में भी थे। लेकिन जाति प्रथा जिस तरह से भारत में जन्मी या जो उसका स्वरूप है वो अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कहते हैं कि इन सिद्धांतों में ऊपरी बातें की गई हैं, इनमें ये लचीली दलीलें दी गई हैं जिनको कोई भी व्यक्ति तर्क से खंडित कर सकता है। यानी कि जो समाजशास्त्री विद्वान हुए हैं उनका मानना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कि उन्होंने जाति व्यवस्था को सही से समझने का प्रयास नहीं किया। अब समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस संबंध में क्या विचार थे। वो जाति प्रथा की उत्पत्ति का मूल कारण क्या मानते हैं और उस उत्पत्ति को कैसे व्याख्यायित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा का मूल कारण सजातीय विवाह को मानते हैं, अर्थात अपनी ही जाति में शादी करने को मानते हैं। उनका मानना है कि अगर हम ये समझ पाएँ या ये पता लगाने में समर्थ हो पाएँ कि लोग अपनी जाति में शादी करते ही क्यों हैं, तो हम जाति प्रथा की उत्पत्ति और उसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बताते हैं कि आदिम जब हम प्राचीन युग की बात करते हैं उस समय कबीले हुआ करते थे, और कबीले में एक प्रथा हुआ करती थी, बहिर्गोत्रीय प्रथा। वो लोग अपने गोत्र से बाहर विवाह करते थे। गोत्र अर्थात अपने रक्त संबंधी जो लोग होते थे उनसे मिलकर के वो गोत्र बनते थे, यानी कि परिवार जन समूह से बाहर शादी करते थे। टोटम भी कई जनजातियों में टोटम अभी देखने को मिलता है, वो टोटम से बाहर शादी करते हैं। तो ये जो बहिर्गोत्रीय विवाह हर कबीले में लगभग प्रचलित था, और ये भारत के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, और आज भी हम देखते हैं तो बहिर्गोत्रीय विवाह हमारे समाज में प्रचलित है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि बहिर्गोत्रीय विवाह जाति प्रथा का कारण नहीं है, क्योंकि बहिर्गोत्रीय विवाह तो पूर्ण रूप से परस्पर विलय है दूसरी जातियों का अपने में। क्योंकि जब बहिर्गोत्रीय विवाह होता है तो दूसरे गोत्र से भी रक्त संबंध हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो जाति प्रथा का कारण नहीं हो सकता है। वो बताते हैं कि भारत की व्यवस्था अलग है,
आदिम युग में धीरे धीरे सब देशों में या सब स्थानों पर बहिर्गोत्रीय प्रथा को ख़त्म किया गया। धीरे धीरे सब लोगों ने मानना बंद कर दिया, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश रह गया जहाँ पर बहिर्गोत्रीय प्रथा आज भी प्रचलित है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि ये केवल इसका कारण नहीं, भारत में एक दूसरी व्यवस्था भी देखने को मिलती है कि हमें अपने गोत्र के बाहर शादी करना है और जाति के अंदर शादी करनी है। बाबा साहब यहीं पर बताते हैं कि बहिर्गोत्रीय विवाह पर सजातीय विवाह की पकड़ ही जाति प्रथा का मूल कारण है। वो कहते हैं कि जो बहिर्गोत्रीय विवाह पद्धति है, इस पर सजातीय विवाह की जो पकड़ है कि अब एक परिधि जब हम तैयार करते हैं, उस परिधि के भीतर ही शादी करनी है, ये जाति प्रथा का मूल कारण है। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई एक वर्ग है जो जाति बनाना चाहता है, तो सबसे पहले वह क्या करेगा? सबसे पहले वह करेगा कि अपनी एक परिधि निश्चित करेगा कि मुझे इस परिधि के भीतर, और जो मूल सिद्धांत वो जाति बनाने की लागू करेगा वो होगा सजातीय विवाह, कि हमें अपनी परिधि के भीतर ही शादी करनी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जैसा कि एक सामान्य तौर पर माना जाता है कि हर वर्ग में स्त्री पुरुष की संख्या समान होती है, और सामान्यतः स्त्री के मर जाने पर पुरुष बच जाता है, पत्नी के मर जाने पर पति बच जाता है, या पति के मर जाने पर पत्नी बच जाती है। तब क्या होगा कि इन बचे हुए स्त्री पुरुष की हमें व्यवस्था करनी होगी। नहीं तो अगर ये अपनी ही जाति में शादी कर लेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति विवाह से वंचित रह जाएगा। अगर ये पर्दी के बाहर शादी करेंगे तो जाति प्रथा की ये जो पर्दी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तब अब बाबा साहब यहाँ पर बताते हैं कि अगर हम इनकी क्या व्यवस्था वो वर्ग करेगा, इसको बात को समझ जाएं तो जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसको समझ सकते हैं। वो वर्ग क्या करेगा? सबसे पहले हम उस विधवा की व्यवस्था को, वो वर्ग किस रूप में देखेगा, या उस बची हुई स्त्री को क्या करेगा, इसको देखते हैं। पहला उपाय हो सकता है कि उस स्त्री को उसके पति के साथ ही जला दिया जाए, तो हेडेक ख़त्म। क्योंकि फिर जब स्त्री बचेगी ही नहीं तो फिर जो संतुलन, जो संख्या अनुपात है, जो स्त्री पुरुष का अनुपात है, वो बराबर रहेगा, क्योंकि स्त्री ख़त्म हो जाएगी। दूसरा उपाय हो सकता है कि उसको आजीवन विधवा रहने के लिए प्रेरित या मजबूर किया जाए, तब जा कर के हम उस जाति प्रथा को संचालित कर पाएंगे। दूसरा, पुरुषों की क्या व्यवस्था हो सकती है? पुरुषों को भी ये सोचा जा सकता है कि उसको पत्नी के साथ जला दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं पहली बात तो ये है कि एक वो पुरुष है, पुरुष का हर समाज में शुरू से ही सम्मान रहा है, उसका प्रभुत्व रहा है, वो आर्थिक व्यवस्था के लिए, घर चलाने के लिए हमेशा से उसका महत्व माना जाता रहा है। तो उसको जलाना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि जाति के पीछे एक मजबूत व्यक्ति खत्म हो जाएगा उस जाति का। क्योंकि पहले व्यक्तियों की संख्या या पुरुषों की, क्योंकि कबीले हुआ करते थे या जो भी समाज रहा हो, तो शुरुआत में पुरुषों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो जाए तो पुरुष जो बल होता था, संख्या बल, वो प्रदर्शित करना होता था। तो वो कहते हैं जलाना तो संभव नहीं होगा, अब उनकी कुछ दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तब वो कहते हैं कि एक उपाय हो सकता है कि उनको आजीवन विधुर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी शंका है कि हर व्यक्ति के साथ हम ये लागू नहीं कर सकते। हर व्यक्ति से नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। हालांकि हम आदर्श बना सकते हैं ब्रह्मचर्य को, लेकिन उसको हर व्यक्ति पर लागू नहीं कर सकते हैं। तब दूसरा उपाय हो सकता है कि उनको अपनी ही जाति में पत्नी मुहैया कराई जाए, लेकिन स्त्री पुरुष का संख्या तो जो संख्या का अनुपात है वो समान है। तब दूसरा उपाय ये हो सकता है कि हम उनकी उस व्यक्ति की या बचे हुए व्यक्ति की शादी उस बालिका से कर दे जो अभी विवाह योग्य नहीं है। तब हम ये जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा था उसको ठीक कर सकते हैं। अब चार उपाय हमारे सामने, जो सती को उसके पति के साथ जला दिया जाए, दूसरा उपाय है कि उसको विधवा रहने के लिए प्रेरित किया जाए, पुरुष का उपाय है कि उसको विधुर रहने के लिए प्रेरित किया जाए, और उसका चौथा उपाय है कि बालिका विवाह किसी कन्या के साथ उसका करवा दिया जाए। अब हम भारतीय अपने समाज को देखते हैं तो हमें तीन प्रथाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक सती प्रथा, बालिका विवाह और विधवा विवाह निषेध। और अभी तक इन जो प्रथाएं हैं, बाबा साहब कहते हैं कि इनका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया गया। अगर हम इन प्रथाओं को देखते हैं कि ये क्यों आई या ये किस साध को पूरा करती हैं, ये साधन है या साध, तो हम इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि इनको साध बना के प्रयोग किया गया है। बाबा साहब कहते हैं कि सती सम्मानीय है। इसका वो हवाला देते हैं, एक मैं वो बताना चाहता हूँ
बाबा साहब बताते हैं कि इन प्रथाओं की प्रशंसा की गई। A.K. कुमार स्वामी सती ए डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न वीमेन इन द सोशियोलॉजिकल रिव्यू में कहते हैं कि सती सम्मानीय है क्योंकि वह पति पत्नी के बीच शरीर का नहीं बल्कि आत्मा की संपूर्ण एकात्मकता और शमशान से परे तक समर्पण को दर्शाती। ऐसे ही बालिका विवाह पर डॉक्टर केतकर कहते हैं कि एक सच्चे आस्थावान स्त्री और पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद अन्य पुरुष स्त्री से लगाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि विवाह पूर्व भी आवश्यक है, क्योंकि चरित्र का केवल यही सही आदर्श है। किसी अपरिणिता को पवित्र नहीं माना जा सकता यदि वह उस व्यक्ति के अलावा जिससे उसका विवाह होने वाला है किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है, तब यह पाप है। इसलिए एक लड़की के लिए अच्छा होगा कि काम वासना जागृत होने से पूर्व उसे यह पता होना चाहिए कि उसे किससे प्रेम करना है, अर्थात उसकी बचपन में ही, यानी कि उसे ये पता होना चाहिए कि प्रेम किससे करना है। इन चीज़ों को साध्य बना करके, एक आदर्श बना करके पेश किया गया। लेकिन बाबा साहब कहते हैं दरअसल अगर हम कुत्ते को बिल्ली कह दें तो वो बिल्ली नहीं हो जाएगा, केवल कहा गया है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा और दूसरा जानवर ही रहेगा। इसी प्रकार अगर साधन को हम साध्य कह देते हैं तो वो साधन साध्य नहीं बन जाती, दरअसल वो साधन ही है जो किसी साध्य को लक्षित कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम ये देख पाएँ कि सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध, बालिका विवाह किस साध्य को पूरा कर रहे हैं, तो हम समझ पाएँ कि ये सजातीय विवाह को बनाए रखने के लिए या जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए उपयोगी। इस तरीके से जाति प्रथा की उत्पत्ति को वो मानते हैं कि इस तरीके से बनी होगी, ये मैकेनिज्म है। अब दूसरा प्रश्न वो बताते हैं कि वो पहला वर्ग कौन सा था जिसने सबसे पहले अपनी जाति बनाई या अपने आप को जाति की परिधि में कैद कर लिया। वो इस पर बाबा साहब उत्तर देते हैं कि यह जाति प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है। तो यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है, और ब्राह्मण इस रीति नीति का कड़ाई से पालन करता है और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल से प्रथा का कड़ाई से अमल यह प्रमाणित करता है कि वही वर्ग है जो इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता है। यानी कि वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था का जो पूर्ण रूप से पालन करता है वो एक वर्ग है, वो है ब्राह्मण वर्ग। तो इसका बाबा साहब बताते हैं कि उन्होंने ही जाति व्यवस्था को सबसे पहले बनाया होगा या अपने आप को जाति की परिधि में कैद कर लिया होगा। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ता हूँ कि फिर दूसरा प्रश्न सामने आता है कि फिर ये अन्य गैर ब्राह्मण समुदाय में कैसे फैली। ये मान लेते हैं कि ब्राह्मणों ने सबसे पहले अपने आप को जाति की परिधि में कैद किया। क्यों किया ये भी ज़्यादा ये ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि सम्मान पाने के लिए, अपने श्रेष्ठता को, वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। क्योंकि ब्राह्मण जो समुदाय था वो श्रेष्ठ माना जाता था, पढ़ने पढ़ाने का काम होता था, तो उसी स्थिति को हमेशा के लिए अपने लिए रिजर्व कर सकें, उसके लिए उन्होंने जाति बनाई होगी। लेकिन इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें कुछ नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है कि ये अन्य समुदायों तक कैसे फैली। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में 4 वर्ग हुआ करते थे हर समाज में, लगभग भारतीय समाज में भी नहीं, अन्य समाज में भी लगभग 3-4 वर्गों में हर समाज विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग को शामिल करते, क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, वैश्य या व्यापारिक वर्ग, शूद्र या श्रमिक वर्ग, इस तरीके से लगभग हर समाज बटा हुआ था। लेकिन बाद में इतिहास में किसी समय ब्राह्मणों ने अपने आप को जाति के भीतर कैद किया और अपने आप को एक निश्चित वर्चस्व में स्थापित कर दिया। इस पर बाबा साहब लिखते हैं कि संदर्भ इसमें होगा कि इसमें अभी मिल नहीं रहा है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। हाँ, तो किसी समय इतिहास में जो है ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखा और अपने आप को जाति की परिधि में कैद कर दिया। तब वो कहते हैं कि फिर अन्य समुदायों तक कैसे फैली, तो वो नकल के सिद्धांत का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य में नकल की जो प्रवृत्ति है हमेशा से विद्यमान रहती है। उसके मस्तिष्क में सबकॉन्शियसली, अचेतन रूप में, अवचेतन रूप से या अचेतन रूप से हमेशा व्यक्ति के दिमाग में नकल की प्रवृत्ति रहती है।
तो इस संबंध में वो गैब्रियल टार्डे के नकल के सिद्धांत का हवाला देते हैं कि नीचे वाले हमेशा ऊपर वाले की नकल करते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार दरबारी हमेशा अपने नायकों की या राजा की नकल करते हैं और आम जन अपने सामंतों की नकल करती है, और जिस व्यक्ति की नकल की जा रही होती है वो व्यक्ति या समाज श्रेष्ठ होता है, यानी कि व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ, जिसको सम्मान हमेशा दिया जा रहा है, उसकी नकल करता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जो अन्य गैर ब्राह्मण जातियां थीं या समुदाय थे, माफ़ कीजिए जातियां उस समय समुदाय थे, उन्होंने नकल करके जाति व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि जब बुद्धिजीवी वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग माना जाता था, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम उन्हीं के पास था, वो श्रेष्ठ समाज भी माना जाता था, श्रेष्ठ व्यक्ति भी ब्राह्मण माने जाते थे, तो अगर वो कोई चीज़ को अपना रहे हैं तो फिर अन्य लोग भी इसकी नकल करते हैं। और ये नकल, इसमें मैंने हवाला नहीं दिया है, लेकिन बाबा साहब अपनी किताब में बताते हैं कि इस नकल के सिद्धांत को हम देख सकते हैं आज भी। अन्य जातियां, कई जातियां ऐसी हैं जो महाराष्ट्र में वो उसका उल्लेख करते हैं कि वो ब्राह्मण बनना चाहती हैं, और ये हमेशा ये इसमें विवाद भी चलता रहा कि शायद कुछ जातियां थीं जो पहले उनके जातियों में विधवा विवाह होता था, लेकिन बाद में वो केवल नकल करने के लिए, उनको लगता था कि जब ये ब्राह्मण जातियां विधवा विवाह नहीं करती हैं तो वो अपने समाज में वो चीज़ लागू करते हैं, क्योंकि नकल करनी है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि नकल की वजह से जाति प्रथा अन्य गैर ब्राह्मण समुदाय में फैली। और फिर इसमें कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पर्दी तैयार की तो दूसरों लोगों ने तैयार की, कुछ लोगों ने नहीं भी की। इस पर क्या हुआ कि जिन लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे तो दूसरे लोगों ने उनके अपने लिए दूसरों के दरवाजे खुद बंद पाए, तो उनकी ये पर्दी अपने आप तैयार हो गई। इस तरीके से वो जाति प्रथा की उत्पत्ति को समझाते हैं। अब मैं दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ता हूँ कि जाति प्रथा के विनाश की विभिन्न दृष्टियों पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार। सबसे पहले समाजवादी दृष्टिकोण को लेते हैं। समाजवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वो मूल चीज़ अर्थ को मानते हैं। समाजवादी लोग ये मानते हैं कि अगर हम आर्थिक समानता ले आएं तो सामाजिक और राजनीतिक समानता अपने आप आ जाएगी, या वो प्रायोरिटी आर्थिक समानता को देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आर्थिक बराबरी होगी तो सामाजिक बराबरी और राजनीतिक बराबरी सभी अपने आप आ जाएंगे। इस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि समाजवादियों ने शायद इस प्रश्न पर नहीं सोचा कि भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है, अन्य देशों के में हो ये अलग बात है, लेकिन भारत के संदर्भ में मनुष्य केवल अर्थ से ही प्रेरित नहीं होता है, प्रेरणा के अन्य चीज़ भी हैं, वो है उनकी सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था। वो कहते हैं अगर ऐसा है कि अर्थ से ही सब लोग संचालित होते हैं तो फिर ऋषि मुनियों के कहने पर लोग, मतलब जिनके पास पैसा है वो ऋषि मुनियों के कदमों में क्यों गिरते हैं, बल्कि ऋषि मुनियों के पास तो पैसा भी नहीं है, उनके पास तो पैसा है, फिर भी वो लोग उनके दरबार में जाते हैं। दूसरा कहते हैं कि फिर दूसरी बात, अगर अर्थ ही सब कुछ है तो गरीब व्यक्ति जिसके पास बहुत कम पैसा है वो उस कम पैसे को भी कुर्बान करके मक्का मदीना या फिर हज या बनारस क्यों जाते हैं। वो कहते हैं भारत के संदर्भ में दूसरी स्थिति है, यानी कि हम अर्थ को पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू नहीं कर सकते, यहाँ पर सामाजिक बराबरी पहले, यानी कि सामाजिक सुधार पहले होना चाहिए, पहले उसको वरीयता देनी चाहिए। इस संबंध में वो बातचीत करते हैं। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं कि जो समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है या जो दृष्टिकोण है, वो ये कहते हैं कि एक दिन क्रांति आएगी, और क्रांति कब आएगी, जब सर्वहारा वर्ग एक हो जाएगा। इस पर बाबा साहब सवाल उठाते हैं कि आपको लगता है कि सर्वहारा वर्ग एक हो पाएगा, क्योंकि सर्वहारा जो वर्ग है उसमें केवल अर्थ का ही भेद नहीं है, वो केवल अमीर और गरीब का ही भेद नहीं है, पूंजीपति और गरीब लोगों में, उनमें जातिगत भेद भी है। और जाति एक ऐसी संस्था है जो दूसरे को स्वीकार ही नहीं करती, केवल व्यक्ति की सोच अपनी जाति तक ही सीमित रखती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये क्रांति संभव नहीं होगी। तो इस पर जो है वो बताते हैं, दूसरा दृष्टिकोण को मैं संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। आर्य समाजी दृष्टिकोण है, वो मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है उसको बना रखना चाहिए, अच्छी व्यवस्था है, बल्कि जाति प्रथा का उन्मूलन कर देना चाहिए। इसी प्रकार का गांधी जी भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है और जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था भी एक घिनौनी व्यवस्था है, क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्था हम मानते हैं कि गुणों के आधार पर है,
जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर है, जाति खत्म हो जानी चाहिए, वर्ण व्यवस्था बनी रखनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का गुणों के आधार पर सम्मान करना ही है तो उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहना ही क्यों। दूसरी वो शंका जाहिर करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गूढ़ अर्थ समाज में पहले से विद्यमान है। अगर हम आज भी इन्हीं शब्दों को रखेंगे तो समाज उन भेदभाव को या उस गूढ़ मानसिकता जो उनके अर्थ हैं उनको नहीं भुला पाएगा और वो फिर से वो भेदभाव करता रहेगा। दूसरा वो कहते हैं कि वो अब दूसरा तर्क देते हैं कि चतुर्वर्ग व्यवस्था में मुख्य समस्या क्या है, उसको क्यों लागू नहीं किया जा सकता है, क्यों। जो गांधी जी का भी इसमें वो तर्क देते हैं और आर्य समाज का भी इस तरीके से खंडन करते हैं। वो कहते हैं पहली बात तो इसके तकनीकी रूप से ही इसमें गड़बड़ है। वो कहते हैं कि 4000 जातियों को आप 4 वर्णों में कैसे रख सकते हैं। वो कहते हैं अगर जातियाँ खत्म होंगी तो फिर आप 4 वर्णों में कैसे रखेंगे, जबकि आज जो युग बदल रहा है और उसमें हर व्यक्ति की मानसिकताएँ अलग होती हैं, उसकी प्रवृत्तियाँ अलग होती हैं, उसके कार्य के क्षेत्र इतने बढ़ गए हैं, तो आप 4 वर्गों में कैसे उनको विभाजित करेंगे, पहला तर्क। दूसरा वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था वाले लोग ये नहीं बताते हैं कि स्त्रियों का स्थान क्या होगा। क्या स्त्री को भी वर्ण व्यवस्था स्वीकार करती है? अगर स्त्री शादी के बाद किसी, मान लीजिए कोई शादी से पहले कोई वैश्य स्त्री व्यापार करती है और शादी किसी क्षत्रिय से हो जाती है, तो क्या शादी के बाद उसका वर्ण बदल दिया जाएगा? यानी कि अगर वर्ण बदलता है तब भी ये छिन्न भिन्न होती है व्यवस्था, अगर नहीं बदलता है तो फिर कैसे सामंजस्य हो पाएगा, फिर ये वर्ण व्यवस्था अपने मूल सिद्धांत के रूप में रह ही नहीं पाएगी। तीसरा वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड आवश्यक है, और जैसे ही अगर हम इसकी लागू करने के लिए दंड व्यवस्था करते हैं तो फिर जिस सिद्धांत को हम लागू कर रहे हैं, जो अच्छा सिद्धांत हम लागू करना चाहते हैं, वो अपने आप में छिन्न भिन्न हो जाता है। वो कहते हैं, जिस वो रामायण का हवाला देते हैं कि शंभुक ने माफ़ कीजिए, राम ने शंभुक की हत्या की, तो हत्या की अगर हम इस बात को गलत मानते हैं तो सारी व्यवस्था को गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि राम ने सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शंभुक की हत्या की, क्योंकि उनका मानना था कि शूद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, वो ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरी व्यवस्था को हम गलत मानते हैं और मानना चाहिए। बाबा साहब इस चीज़ का हवाला देते हैं। अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, यानी कि वो पूर्ण रूप से जो वर्ण व्यवस्था है उसका विरोध करते हैं। अब तीसरे बिंदु जो बहुत इस शोध पत्र का सार है उस पर आता हूँ। तीसरा बिंदु है जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सुझाव। वो जाति प्रथा का विनाश करने के लिए बहुत सारी दृष्टियाँ जो भी बताई, वो कहते हैं ये पर्याप्त नहीं है। वो कहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह ही जाति प्रथा के विनाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। वो कहते हैं कि हम जब तक अंतर्जातीय विवाह नहीं करेंगे, जब तक हम खून के आधार पर नहीं जुड़ेंगे, रक्त के आधार पर नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम में रिश्ते की भावना पैदा नहीं होगी और हम अपनेपन की भावना से प्रेरित नहीं हो पाएंगे, उनका मानना। अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि उपाय हमारे सामने है कि अंतर्जातीय विवाह इसका उपाय है, लेकिन लोग करते क्यों नहीं हैं। यहाँ पर वो मुख्य अपना दिमाग केंद्रित करते हैं और सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि सबको पता है छोटा सा उपाय है अंतर्जातीय विवाह, इससे जाति व्यवस्था खत्म होगी, लेकिन फिर भी लोग इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं और खान पान के संबंध में क्यों एक साथ नहीं होते हैं या रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं रखते। तब वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था आधारित जो भेदभाव है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि लोग अमानवीय हैं या वो इस तरह के कृत्य करने के आदी हैं, बल्कि जातिगत भेदभाव इसलिए लोग करते हैं क्योंकि वो अत्यधिक धार्मिक है। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि धर्म ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर वास्तविक रूप से जाति प्रथा को ख़त्म करना है तो हमें शास्त्रों का खंडन करना होगा, शास्त्रों का पुरजोर विरोध करना होगा जो ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि शास्त्र के आधार पर ही व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो उस जो अमानवीय कृत्य वो कर रहे हैं उसको वो अपने आप में सही समझते हैं, उसको धर्म समझ करके आत्मसात करते हैं और उनको कभी भी ग्लानि नहीं होती है कि हमने किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया है, उसका शोषण किया है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि मुख्य रूप ये है कि अंतर्जातीय विवाह को बनाए रखने के लिए या उसको लागू करने के लिए, जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमें जो धर्मशास्त्र है या धर्म का जो धर्म का आकार है, स्वरूप है, उसको खंडित करना होगा। उस लोगों का जो विश्वास है उसको ख़त्म करना होगा शास्त्रों से। अब वो कहते हैं इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आएंगी। सबसे पहले वो चुनौतियाँ बताते हैं कि ये तो ठीक है, ये मार्ग है जो वो बता रहे हैं, लेकिन इसमें चुनौतियाँ हैं, कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ उसका। पहला होगा कि ब्राह्मण वर्ग का जाति व्यवस्था के सुधार के प्रति उदासीन या विरोधी रवैया है।
वो कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ब्राह्मण वर्ग इसके लिए राज़ी नहीं, कि वो जाति प्रथा को पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं। इस पर वो कहते हैं कि कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि पुरोहित ब्राह्मण अलग होते हैं, धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण अलग होते हैं, लेकिन बाबा साहब इनमें कोई भेद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण है और कोई भी वर्ग या जाति अपने जो विशेष अधिकार है उसको खंडित करना नहीं चाहेगी। तो वो कहते हैं कि इसमें भी सुधार की उनसे कोई गुंजाइश नहीं की जा सकती है। दूसरा, वो कहते हैं कि क्रांति की शुरुआत बुद्धिजीवी लोगों से होती है। वो कहते हैं कि अगर कोई सुधार सबसे पहले आता है तो बुद्धिजीवी लोगों को उसकी पहल करनी चाहिए। लेकिन वो भारतीय समाज की व्यवस्था क्या है कि बुद्धिजीवी वर्ग ही ब्राह्मण है, क्योंकि उनके पास ही सारे उनके पास ज्ञान उनके शुरू से रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग भी वही माने जाते रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये पहलो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने विशेष अधिकारों को क्यों छोड़ना चाहेंगे। तीसरी बात, वो कहते हैं कि जाति प्रथा के दो पहलू हैं। एक तो जाति प्रथा वैसे विभाजन करती है, फिर जाति के अंदर भी जाती है। और उसमें एक ये भी है कि जैसे मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, गरीबी के सिवा, या जो मजदूरी के सिवा या गरीबी के सिवा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरा है, इन लोगों के पास खोने के लिए है उनके विशेष अधिकार, क्योंकि हर जाति ये समझती है कि मैं फलानी जाति से तो ऊपर हूँ। तो वो हर जाति ये मानती है कि मैं ठीक हूँ, दूसरी जाति से ऊपर हूँ। अगर मेरी जाति जाएगी तो ये लोग मेरे बराबर में आ जाएंगे, फिर ऊपर वाली सोचती है कि ये लोग मेरे बराबर में आ जाएंगे। तो ये भी इस तरीके से बाबा साहब कहते हैं कि जाति की ये संरचना भी हानिकारक है, एक कठिनाई के रूप में हमारे सामने है। और चौथा है कि एक उपाय होता है कि तर्क के साथ हम किसी चीज़ों को अपनाएं समाज। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज व्यवस्था में तर्क का कोई आधार नहीं। वो कहते हैं कि सारे जो वेद शास्त्र हैं वो तर्क का विरोध करते हैं, वो इंसान को इतना अधिकार ही नहीं देते कि वो तर्क कर पाएँ। वो कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं पहले से लिखी गई हैं। जैसे मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि अगर स्मृति और वेद में कोई कॉन्टेक्ट मतलब कोई द्वंद्व हो जाए तो किसको मानना है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र इंसान को नहीं किया गया, अंततः किसी शास्त्र पर या ब्राह्मण पर डिपेंड कर दिया गया है कि ये लोग जो व्याख्या करेंगे सबको माननी है। तो वो तर्क से भी इस चीज़ का खंडन नहीं कर पाएंगे। तो मूल चीज़ यही है कि जब तक धर्म शास्त्रों के विरोध में लोग नहीं उतरेंगे, जो शास्त्र हैं उनका खंडन नहीं करेंगे, उन पर विश्वास कम नहीं करेंगे, तब तक जाति प्रथा की जो व्यवस्था है उसको हम पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। वो किसी न किसी रूप में हमारे समाज में विद्यमान रहेगी। इस तरीके से वो बताते हैं। अब छोटा पॉइंट ये है कि धर्म के विनाश का अर्थ क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में। उनका कहना है कि धर्म के विनाश से अर्थ ये नहीं है कि वो धर्म की महत्वता को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उनका मानना है कि धर्म मनुष्य के लिए ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि जो धर्म का स्वरूप है वो सिद्धांत और नियम में फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं नियम अलग है, सिद्धांत अलग है। लेकिन जब हम हिंदू धर्म को देखते हैं तो वो केवल नियमों का पुलिंदा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वेदों में पूरे बलि के नियम, समाज व्यवस्था के नियम, सारे नियम दिए गए हैं। तो वो कहते हैं कि ये नियम है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत वो उपनिषद में खोजते हैं। वो कहते हैं कि हमें बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने उपनिषदों को देखते हैं तो हमें वहाँ से सिद्धांत जो मूल चीज़ है वो देखने को मिलती है। तो हम सिद्धांत और नियम में फ़र्क महसूस करें और सिद्धांतिक धर्म को अपनाएं। उसके लिए वो कुछ सुझाव देते हैं, उस पर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। जैसे हिंदू धर्म के लिए एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं। दूसरा, वंशानुगत जो पुरोहिताई है उसका उन्मूलन होना चाहिए, मतलब वंश के आधार पर पुरोहित ना हो, बल्कि इसके लिए कोई परीक्षा हो सकती है, कोई अन्य उपाय अपनाया जा सकता है। जो अप्रमाणित धर्मानुष्ठान का अवैधकरण हो, जो अप्रमाणित जो धर्मानुष्ठान जो किए जाते हैं उनका अवैधीकरण किया जाए। पुजारियों पर विधिक एवं नैतिक नियंत्रण किया जाए कि अगर कोई पुजारी कोई गलत काम करता है तो उनको भी विधिक के अंतर्गत लाया जाए। और पुजारियों की संख्या का विधिक निर्धारण किया जाए। जिस प्रकार हम लोग IAS या सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम करवाते हैं, देखते हैं कितनी संख्या है कहाँ पर, इस तरीके से व्यवस्था कुछ की जा सकती है। और वो मूल रूप से यही कहते हैं कि जो है धर्म शास्त्रों का हमें खंडन करना होगा, तब जा कर के हम जाति व्यवस्था को। और अंतिम बिंदु में मैं बात ख़त्म करूँगा कि वर्तमान समय में जाति प्रथा के विनाश के उपाय के रूप में जैसे शिक्षा का विस्तार और सुधार हम कर सकते हैं। शिक्षा के मूल अर्थ को हमें, क्योंकि जिस तरह की शिक्षा समाज में दी जा रही है वो वास्तविक शिक्षा नहीं है, क्योंकि हम एक मशीन जैसे व्यक्तियों को मतलब उनको बना रहे हैं कि उनके अंदर संवेदना ही नहीं है। वो MA या PhD करने के बाद भी जाति व्यवस्था जैसे तंत्र पर विश्वास करते हैं, धर्म जो अंधविश्वास पाखंडवाद पर विश्वास करते हैं।
तो उस ऐसी शिक्षा को हटा करके एक वास्तविक शिक्षा लानी होगी। शिक्षा के स्तर पर भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है। कानूनी सज़ा और सख्त कानून का प्रवर्तन हमें करना होगा, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद भी जो दलित उत्पीड़न के मामले हमारे सामने आते हैं उन पर हमें सख्त कानून और कार्रवाई की आवश्यकता है कि उन पर कोई कानून विभिन्न प्रकार के बनाए जाएं जिससे कि ये चीज़ें खत्म हो सके। सामाजिक जागरूकता और मीडिया का प्रभाव के रूप में भी आज सोशल मीडिया के संबंध में भी हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जागरूकताएं बढ़ रही हैं और इसको और व्यापक तौर पर हमें लाना चाहिए। सामाजिक के प्रभावशाली नेताओं की भूमिका इसमें आवश्यक है, क्योंकि लीडर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जातिवाद के संबंध में सांस्कृतिक प्रतीक को समाप्त करना, कुछ प्रतीक हैं जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं लेकिन वो जाति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, तो उन प्रतीकों को हमें ख़त्म करना होगा और नारी पुरुष समानता को बढ़ावा देना होगा। स्त्री को भी पढ़ाना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब स्त्री पढ़ेगी, क्योंकि जाति व्यवस्था को ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि स्त्री को भी शूद्र समझ करके उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। और क्यों रखा गया, इस पर भी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए ही, क्योंकि जब स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो क्योंकि स्त्री के अंदर समानता या इन चीज़ संवेदना या मातृत्व भाव ज़्यादा होता है, तो अगर वो पढ़ लिख करके विरोध करेगी इन चीज़ों को, बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाएंगी तो अपने आप ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन अगर स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है तो वो सिखाएगी कि फलाने व्यक्ति के साथ जब मिल के आओ या छुआछूत हो जाए तो अपने आप में पानी डाल लेना, ऐसे सिखाती थी। मैंने अपने गाँव में देखा है मूल रूप से कुछ लोग जो छिड़काव करते थे, क्योंकि उनकी मम्मियाँ ऐसी कहती थी, मन की उनकी माताएँ ऐसा कहती थी। तो नारियों की शिक्षा बहुत आवश्यक है समाज को बदलने के लिए, नारी पुरुष समानता बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। बहुत बहुत